हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाले हैं। एज आई इन्फॉर्म यू कि हम लोग चैप्टर वाइज शॉर्ट क्विक एक रिवीजन और एक समरी कवर करेंगे टॉपिक्स की। हर सब्जेक्ट की हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले इस तरीके से कवर कर लें, बट प्लीज डू नॉट लाइक एक मैसेजेस या इसमें कंप्लेंट्स की बम्बार्डिंग आप लोग नहीं करेंगे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो भी एग्जाम है, वो भी एग्जाम है। आई विल ट्राई माई बेस्ट एज पर द डेट शीट की कौन सा एग्जाम पहले है, कौन सा एग्जाम बाद में है, उसके सीक्वेंस के बेसिस पे आई विल ट्राई कि मैं आपके टॉपिक्स कवर करवा पाऊँ और हम टाइमली जितना मैक्सिमम हो सके कवर कर सके। देखिए, ये पूरा भी नहीं कर पाएंगे तो भी ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आएंगे। आपके पास यूट्यूब है, पेड क्लासेस वाले बच्चों के पास पेड क्लासेस है, आप अलग अलग जगह सब कवर कर रहे हैं। दिस इज जस्ट टू हेल्प और टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ताकि आप लोग चीजों को कर पाए और समझ पाए। अब MSO 1 आपका सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट की बात की जाए, सामाजिक सिद्धांत की बात की जाए, तो उसमें जो पहला ब्लॉक है, फर्स्ट बुक में आपकी 4 ब्लॉक हैं। पहली जो आपकी बुक है उसमें 4 ब्लॉक हैं, जिसमें से आपका जो पहला ब्लॉक है अप्रोचिंग सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। पूरे इसमें 4 यूनिट है जिनमें सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में बताया गया है, जिसमें पहली यूनिट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इट्स कंटेक्स्ट, यानी कि सामाजिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो देखो, जो भी चैप्टर का नाम होता है आपको उसको डिटेल में करना जरूरी है कि ये जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी होता है ये एग्जैक्टली होता क्या है। आपको सबसे पहले इसका मीनिंग देखना है। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी होता है, देखो थ्योरी होती है, आपको पता है रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद उसका जो फाइंडिंग आता है, रिजल्ट आता है, तब वो एक थ्योरी बनती है। और ये कौन बनाता है? सोशियोलॉजिस्ट बनाते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट किसी भी काम के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कार्य के टुवर्ड उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, वही आगे जाके क्या बन जाती हैं? थ्योरी बन जाती है। यही सारी चीजें थ्योरी बनती हैं। अब थ्योरी जो होती है वो जो सोशियोलॉजिस्ट होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करती है कि वो क्या सोचता है। किसी भी सामाजिक मुद्दे, किसी भी इश्यूज जिस पे वो अनुसंधान करेगा, रिसर्च करेगा, उसके बारे में उसके क्या थॉट प्रोसेस हैं, फिर उसको वो किस तरीके से प्रूव कर रहा है। जैसे उसने जो हाइपोथेसिस सेट करी है अपनी रिसर्च में, परिकल्पना जो सेट करी है, उसको वो आगे प्रूव करता है, उसको वो एक रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए वर्क करता है। फिर फाइनली वो रिपोर्ट का कंक्लूजन निकल के आता है और वो थ्योरी बन जाती है। तो यहाँ पे उसके इनर आउटर दोनों कंटेक्स्ट जो हैं, उसके जो दोनों व्यू पॉइंट हैं वो मैटर करते हैं। आपकी कई बार सोच जो होती है वो कैसे बनती है? जिस तरीके के वातावरण और एनवायरनमेंट में आप रहे हो। कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे फैमिली में अपब्रिंगिंग हुई, जैसे अड़ोस पड़ोस फैमिली में आप रहे, मतलब उसके सराउंडिंग्स में आप रहे, वही आपकी सोच बन जाती है। प्लस कुछ इनबिल्ट आपके अंदर, जैसे कोई पर्सन होता है, कोई कहता है यार नहीं, हमें तो सच्चाई के सिद्धांत पर चलना है, हमें मेहनत करनी है। अगर हमने परेशानी देखी है तो वो चीज को हम समझ रहे हैं और हम आगे उस चीज को दूसरों के साथ नहीं होने देना चाहते। तो कुछ इनर आउटर दोनों कंटेक्स्ट होते हैं जिसके बेसिस पे आप इन चीजों को लेके चलते हो। अब सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसे इमर्ज हुआ, इसकी बात इस चैप्टर में की गई है। मतलब बेसिक इंट्रो ऑफ सोशियोलॉजी है ये। इसकी वीडियो मैंने एक और चैनल पे कवर भी कराई है, मैंने शायद टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर करी है। ऑल्दो वो किसी डिफरेंट एग्जाम के लिए, बट इमरजेंस तो हर एग्जाम के लिए सेम है, तो अब वहां से भी डिटेल में देख सकते हो कि सोशियोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ। पहली बात, ये इंडिया में नहीं हुआ। 1789 में जब फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रही थी तो फ्रेंच के समाज में कुछ बदलाव आ रहा था। वहां के लोग डेमोक्रेसी की, वहां के लोग ज्यादा फ्रीडम की, लिबर्टी की, लोकतंत्र की, उदारवाद की डिमांड कर रहे थे। तो वहां पे बहुत सारी चीजें उस समय पे हो रही थी। उससे पहले एनलाइटनमेंट यानी पुनर्जागरण हो रहा था, रेशनलिज्म आ रहा था, यानी लोग तार्किक विचारधारा पे आ गए थे। अब लोग लॉजिकल हो गए थे, लोग क्वेश्चनिंग लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी थी। लोग वही पुरानी घिसी पिटी रूढ़िवादी चीजों पे बिलीव नहीं कर रहे थे, लोग सिर्फ धर्म को आंख बंद करके नहीं मान रहे थे। तो ये सब चीजें थी और यहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो समाज है, ये जो इसको एक डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहिए। तो ये समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ये स्टार्ट हुआ कहाँ से? ये स्टार्ट हुआ अगस्त कॉम्ट से, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहलाते हैं। हालांकि इनसे पहले भी कुछ लोगों ने इसके बारे में बात की थी, बट मेन हम फादर इन्हें बोलते हैं। इनके बाद से हम सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट बहुत सारी जगह पे पढ़ने लगे थे। अब इन्होंने जो बात करी थी, देखो ये इन्होंने बताया कि समाज क्यों आ रही थी सोशियोलॉजी, पहले तो ये देख लेते हैं। सोशियोलॉजी का इमर्ज होने का मेजर कारण था एनलाइटनमेंट, पुनर्जागरण होना। फ्रेंच रिवोल्यूशन एक मेजर कारण था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, आपके प्रोडक्शन के जो टेक्निक्स थे वो बदल रहे थे, तो दैट्स वाई ऑल्सो समाज में चीज़ों में चेंज आ रहा था।
उसके बाद कमर्शियल रिवॉल्यूशन आ रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि इन सब कारणों से मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी, इन सब कारणों से समाज में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे थे। अब लोगों ने धर्म को कम मान के, धर्म को पीछे करके बाकी चीज़ों से भी समाज को देखना, दूसरे नज़रिए से भी समाज को देखना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब कुछ कारण थे किसके? ये सब कुछ कारण थे सोशियोलॉजी के इमर्ज होने के एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। अब बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि यार इसे एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ो, इसे बाकी सब्जेक्ट, हालांकि ये बाकी सब्जेक्ट से लिंक है। तो बहुत से लोग तो ये कहते थे कि सोशियोलॉजी को अलग से क्या पढ़ना, ये तो बिल्कुल डिपेंडेंट है, हिस्ट्री है, ये पॉलिटी है, ये आपका इकोनॉमी है, ये आपका साइकोलॉजी है, ये बाकी सब्जेक्ट से तो लिंक है। लेकिन बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, हमें इसे अलग से एज अ सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। और यही दो विचारधाराएं हैं जो बनाती हैं सोशियोलॉजी के दो स्कूल ऑफ थॉट, फॉर्मल आपका फॉर्मलिस्टिक थॉट एंड सिंथेटिक थॉट, राइट। ऑल्दो ये इस चैप्टर में नहीं डिस्कस किया है फॉर्मलिस्टिक एंड सिंथेटिक, यहाँ पे आगे बात करा है इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविटी क्या होता है। इंडिविजुअल मतलब आपका और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल थॉट प्रोसेस, हमारी जो भी पर्सनल चीजें हैं वो हमारे लिए इंडिविजुअल हैं। और वही कलेक्टिविटी क्या हो गया? कलेक्टिविटी मतलब पूरे समाज की बात हो गया, सबको साथ में लेके चलना हो गया, होलसमनेस हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे एनलाइटनमेंट में थिंकर जो थे वो इंडिविजुअल को देख रहे थे, और कुछ थिंकर ये देख रहे थे कि कलेक्टिवली पूरे समाज पे उन चीजों का इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, ये बात आई। उसके बाद यहाँ पे आ गया अगस्त कॉम्ट ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दी थी। सीधा सीधा पूछ सकता है, कॉम्ट को बताओगे तो कॉम्ट का पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट बताओगे, जो मैंने ऑलरेडी कवर कराया है पेड क्लासेस में। पॉजिटिविज्म से फंक्शनलिज्म वाला पार्ट भी कवर कराया हुआ है आप लोगों को, यूट्यूब पे भी आई थिंक पॉजिटिविज्म अवेलेबल है। पॉजिटिविज्म का बेसिक मतलब तो यही है कि साइंटिफिक फॉर्म में चीज़ों पे विचार करना स्टार्ट हो चुका था। बट वो ये 10-20 नंबर में आएगा तो सिर्फ इतना लिख के काम नहीं चल सकता ना, इस लाइन को बढ़ाओगे भी तो 4-5-6 लाइन खींच पाओगे। सो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर समझा के नोट्स आपको दे रखे हैं। अब लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या था कॉम्ट का? पॉजिटिविज्म बताओ तो चाहो तो वो भी छोटा मोटा जिक्र कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं पूछा है तो। उन्होंने बताया कि पहली जो स्टेज थी वो थी हमारी 3 स्टेज बताई, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड आपका यहाँ पे साइंटिफिक। TMS करके याद रख लो, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक। पहले लोग बिल्कुल धर्म को प्राइम इंपॉर्टेंस देते थे, उनके हिसाब से धर्म सर्वोपरि था। सब कुछ जो है वो रिलीजन है, भगवान ने चीजें सेट करके भेजी हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि समाज के कुछ लोग हम पे कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम जो है समाज में निचले तबके में आ रहे हैं। लोगों ने ये बात मान ली थी कि ये लोग हम पे कंट्रोल कर रहे हैं, इनके हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा सेट किया गया सिस्टम है और ये भगवान के एक तरीके से मैसेंजर है। तो पूरी तरीके से रिलीजन को, धर्म को टॉप पे रखा जा रहा था। कहाँ? थियोलॉजिकल स्टेट में। मेटाफिजिकल स्टेट में चीजें बदली, धीरे धीरे डिफरेंट चीजें आई। वहां पे लोगों ने अब नेचर की वर्शिप भी स्टार्ट की। लोगों ने नेचर की इंपॉर्टेंस, नेचर को इंपॉर्टेंस देना, नेचर को वैल्यू करना स्टार्ट करा। आप जैसे देखते हो कि नेचुरल चीज, पूजा तो हम आज तक कर रहे हैं, रिवर्स की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, तो नेचुरल चीजों की जो है वो पूजा वर्शिप जो थी वो स्टार्ट कर दी। नेचर पे आप थोड़ा सेंट्रिक हो गए। फिर साइंटिफिक आता है। साइंटिफिक में आपने लॉजिकल, रेशनल, तार्किक होकर सोचना स्टार्ट करा, क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट करी, आपने रिलीजन को क्वेश्चन करना स्टार्ट करा और अपने डाउट्स का आंसर फाइंड करना आपने स्टार्ट करा। तो ये था कॉम्ट के 3 स्टेजेस, ये यहाँ पे डिस्कस हैं। फिर दरकीम एनलाइटनमेंट के बारे में क्या बोलते हैं? देखो, दरकीम बहुत सारी बातें करते हैं। दरकीम ने सुसाइड की बात की है, राइट। दरकीम ने सुसाइड की बात करी है हमसे। दरकीम ने काफी सारे और भी टॉपिक पे बात करी है, सोशल फैक्ट की बात करी है। दरकीम हर चीज को ये बोलते हैं कि सामाजिक तथ्य हैं, ये सोशल फैक्ट है जो समाज में क्या है सेट देखने को मिलते हैं। कई बार ये फैक्ट हमसे अलग होते हैं। कई बार समाज हम पे प्रेशर डालता है कोई चीज करने का, कई बार हम पे फोर्स आता है, कोरोसिव नेचर की चीजें हो जाती हैं कि हमें उस तरीके से एक्ट करना पड़ता है जैसा समाज चाहता है। डर्कीम के अकॉर्डिंग सुसाइड भी एक सोशल फिनोमिना है, साइकोलॉजिकल नहीं है। जनरली आप और मैं बात करें तो हम बोलेंगे ना कि पर्सन की यार साइकोलॉजिकली पर्सन परेशान हो जाता है, दिस एंड दैट। लेकिन दरकीम ने अपनी स्टडी में ये बताया कि सुसाइड एक सोशल फिनोमिना है। और दरकीम ने सुसाइड के आगे जाके टाइप भी दी है, ऑल्दो वो डिटेल में डिस्कस नहीं है, इस चैप्टर में तो नहीं है, बट ठीक है, दरकीम के बारे में है तो कुछ चीजें बताई गई हैं कि दरकीम ने भी काफी सारी थ्योरी दी, सोशल फैक्ट दिया। दरकीम ने रिलीजन को लेके भी आपका ये बोला कि कुछ चीजें होती हैं वो पवित्र होती है और कुछ चीजें होती है वो अपवित्र होती है, सेक्रेड एंड प्रोफेन का कंसेप्ट दिया। दरकीम ने ये बोला कि सोशल फैक्ट 2 टाइप के हो सकते हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल। मटेरियल वो सारी चीजें जो दिख सकती हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मटेरियल मतलब बिल्डिंग हो गया, वेल्थ, पैसा, गाड़ी, ये सब मटेरियल चीजें हैं जिनको आप डायरेक्टली देख सकते हो। नॉन मटेरियल हो गए जो चीजें डायरेक्टली नहीं दिख सकती, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, सामाजिक संस्थाएं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं, कल्चर, संस्कृति। तो ये
नॉन मटेरियल फैक्ट में जाता है। फिर डिवीजन ऑफ लेबर भी डर्किम बात करते हैं कि समाज में जो काम है वो बंटता है। डिवीजन ऑफ लेबर डर्किम ने एक्सप्लेन करा है। इसमें उन्होंने ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात की है। इसमें उन्होंने सादृश्य और जैविक सॉलिडारिटी की बात की है कि दो टाइप की होती है। जो आपकी मैकेनिकल होती है वो पुराने जो प्राइमरी प्रिमिटिव सोसाइटी होती थी, आदिकाल का समाज होता था, तब देखने को मिलती थी जब लोग हंटर गैदरर थे या धीरे धीरे लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तब समाज में काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, एक जैसा काम हुआ करता था, तो वहां पे काम का जो बंटवारा था वो उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन आजकल की सोसाइटी यानी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आ गई है आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में, जहां काम का नेचर बहुत हेट्रोजीनियस है, डाइवर्स काम हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे काम का जो बंटवारा है वो भी ज्यादा देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी में। तो वो कंसेप्ट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के फॉर्म में दरकिम ने समझाया है। क्लियर? तो ये कुछ दरकिम के काम है, डिटेल में कोई भी दरकिम का वर्क समझाया नहीं गया है, शॉर्ट में बस टच करा गया है इस चैप्टर में। फिर मार्क्सियन आइडियोलॉजी आती है। कार्ल मार्क्स आपको पता है कि आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से चीजों को स्टडी करते हैं। वो इकोनॉमिक को प्राइम फेस मान के समाज में जो डिवीजन है, कुछ लोगों के पास संसाधन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ के पास नहीं है, कुछ लोग पूरी तरीके से सारे रिसोर्सेज को होल्ड कर लेते हैं। इसी बेसिस पे उन्होंने जो समाज में डिफरेंशिएशन था, इनइक्वालिटी थी, असमानताएं थी, उस पर क्वेश्चन रेज करा और वो कैपिटलिज्म के, पूंजीवाद के बिल्कुल अगेंस्ट थे। कार्ल मार्क्स को हम लोग फादर ऑफ सोशलिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। कैपिटलिस्ट लोग, वर्किंग क्लास लोगों का, कैपिटलिस्ट, बॉर्गीज और प्रोलेटेरिएट, तो ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्किंग क्लास श्रमिक लोगों का क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और ये कहते थे कि जब तक श्रमिक जो लोग हैं, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, ये नहीं समझेंगे कि इनके साथ गलत हो रहा है और अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अपने लिए रिवोल्यूशन, एक क्रांति नहीं लड़ेंगे, तब तक इनकी सिचुएशन में बदलाव नहीं आएगा। तो ये उनके अवेयरनेस की बात करते थे कि उठो, उन लोगों के पास सब कुछ है, हैव्स हैं वो लोग और आप हैव नॉट्स हो, तो आपको भी अपने पास चीजों, रिसोर्सेज को लेके आना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक बेसिस पे चीजों की बात करते थे। कार्ल मार्क्स का ये भी बात है यहाँ पे। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो हेगल जो थे, आइडियलिज्म का बेसिकली बात होती है। हेगल आइडियलिज्म बोलते थे कि आइडिया पहले आया है एंड देन सोसाइटी फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे ये मार्क्स बोलते थे कि भैया हेगल उल्टी बात कर रहे हैं, राइट? हेगल जो है वो उल्टी बात करते हैं। ये चीज यहाँ पे इनके बारे में मेंशन है। सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने बोला था कि जब तक लोगों में, वर्किंग क्लास लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना नहीं आएगी, तब तक वो अपनी सिचुएशन को बदल नहीं पाएंगे। पहले उन्हें समझना होगा कि हम एक ही ग्रुप, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं और हमें साथ में होकर अपने लिए, अपने फेवर में बात करने की जरूरत है। डन। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। फिर वेबेरियन आइडियोलॉजी बताई गई है। मैक्स वेबर ने रिलीजन के बारे में स्टडी करी है। उन्होंने पूरा लिखा है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नाम की उनकी किताब है, ये भी मैंने कवर कराया हुआ है। आई डोंट नो वेदर कौन से सब्जेक्ट में है ये, आई डोंट नो। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। आई थिंक सेकेंड ईयर में मैंने ये कवर कराया है। बट यहाँ ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं इस पे क्वेश्चन पूछा गया, बट इन्होंने ये बताया था कि जो चर्च दो ग्रुप में डिवाइडेड था, कैथोलिक और आपका प्रोटेस्टेंट। तो जो प्रोटेस्टेंट लोग थे ना, वो ज्यादातर कैपिटलिस्ट हो रहे थे। वो लोग हो रहे थे जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए, इसकी स्टडी के लिए इन्होंने अलग अलग रिलीजन को पढ़ा। इन्होंने इंडिया के भी काफी रिलीजन को पढ़ा, चाइना के रिलीजन को भी पढ़ा है, वहां तो पढ़ ही रहे थे ये रिलीजन को। तो हर रिलीजन को पढ़ के इन्होंने ये चीज जो है वो ऑब्जर्व करी थी कि यस, जो आपके प्रोलेटेरिएट पीपल है वो मैक्सिमम क्या है, कैपिटलिस्ट है। तो ये बात करी। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की इन्होंने बात की है, राइट? तो मैक्स वेबर ने भी अलग अलग टॉपिक पे सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की बात की है। क्यों इनका नाम आ रहा है? क्योंकि ये तीन तो देखो डायरेक्ट बेसिक क्लासिकल थिंकर डायरेक्ट वाले हैं, बल्कि टोटल 5 थिंकर को आपको पढ़ना होता है इनिशियली, जो क्लासिकल में आप काउंट कर सकते हो, जिसमें अगस्त कॉम्ट फादर है सोशियोलॉजी के, कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, एमाइल डर्कम हो गए एंड हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। हर्बर्ट स्पेंसर को इवोल्यूशनरी यानी विकासवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन कौन थे, समाजशास्त्र से रिलेटेड नहीं है, उन्होंने इंसान की इवोल्यूशन पे स्टडी करी। डार्विन सिद्धांत बोला जाता है सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। डार्विन ने बात करी थी कि जो बिल्कुल फिट होगा वही समाज में, वही ह्यूमन जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। जो अडेप्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को बदलते एनवायरमेंट और नेचर के साथ, वो ह्यूमन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ये चार्ल्स डार्विन का ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर सिद्धांत था कि इंसान धीरे धीरे, जैसे आपको पता है हम एप से ये आपके होमो सैपियंस इंसान बन के आए हैं, तो उसी तरीके से समाज भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। पहले प्रिमिटिव सोसाइटी में, प्राचीन काल में समाज अलग था, धीरे धीरे मॉडर्निटी आई, धीरे धीरे समाज में चीजें बदली, उस वजह से समाज भी आज की डेट में, समाज में भी काफी चीजें बदलती जा रही हैं। तो ये बात हर्बर्ट स्पेंसर ने
बोरो करा था ये इवोल्यूशन का कंसेप्ट किससे? चार्ल्स डार्विन से। क्लियर? ये जो थे ये इवोल्यूशनरी विचारधारा वाले थे, इन्होंने चार्ल्स डार्विन से सर्वाइवल टू द फिटेस्ट का कंसेप्ट जो है वो बोरो किया था। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। फर्स्ट चैप्टर में क्लासिकल थिंकर की बेसिकली बातें की गई हैं। ये पूरे 5 क्लासिकल थिंकर्स का मैंने नाम बताया। शॉर्ट में हमने एक समरी फॉर्म में चीज़ों को कवर कर लिया है। डिटेल वीडियो देखो इसी तरीके से कवर करेंगे। अब आप मुझे कुछ बातें बताओगे इस वीडियो के कमेंट में, फायदेमंद लग रही है तो इस तरीके से मैं सारे चैप्टर्स का कवर करूंगी, सारे सब्जेक्ट का कवर करूंगी। इस तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वो देखो। पेड क्लासेस वाले जितने भी बच्चे हैं वो पहले यूट्यूब वीडियोस देखिए, फिर जाके पेड क्लासेस की वीडियो देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे और पेड क्लासेस पे कुछ टॉपिक्स अलग अलग है। पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर करवा दिए हैं, फिर मैंने आपको पेड क्लासेस में कवर करवाए हैं टॉपिक्स। तो पेड क्लासेस में कुछ टॉपिक सारे यूट्यूब वाले कवर नहीं हो सकता है, 1-2 रिपीट हो, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि रिपीट ना हो, ताकि आप लोग मैक्सिमम कवर कर पाओ। यूट्यूब पे तो है ही जो आप देखोगे, पेड वाला आप अलग से देख लोगे, तो आपकी एक अच्छी तैयारी रहेगी, राइट? और अगर ये वीडियो जिसने भी यहाँ तक देखी है तो वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि ये वीडियो बेनिफिशियल लगी या नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। जो यहाँ तक पहुंचा होगा वो जेन्युइनली लीड में है, वो जेन्युइनली बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो बेनिफिशियल लगी होगी तो आप कमेंट करोगे। इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू एंड मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, ताकि 1-2 दिन निकाल के मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रखेंगे इसको, लाइव नहीं रखेंगे, बिकॉज लाइव का सबका टाइमिंग अलग रहता है। आधा बच्चा वैसे भी रिकॉर्डेड देखता है, तो कोई फायदा नहीं है मैं लाइव रख भी दूँ, 4-5 बच्चा देख रहा हो, नो यूज ऑफ दैट। एग्जाम से पहले एक सेशन जो हम रखेंगे आपके डाउट्स का, जो भी एग्जाम से 1-2 दिन पहले सेशन रहेगा, दैट विल बी लाइव, वो हम लाइव डिस्कशन करेंगे। सो या होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। MSO1 यूनिट 1 हमने कवर कर ली है, रिवीजन, फास्ट रिवीजन। एंड अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोगों को लगता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।